क्लासेस आई एम एम के अंसारी। सो आज स्टार्ट करते हैं हम बेटे चैप्टर 11 ऑफ क्लास 12 दैट इज 3-dimensional ज्योमेट्री। दिस चैप्टर इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन वेक्टर ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा। तो इस चैप्टर में ऑलमोस्ट थिंग वही है जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, जैसे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। जब हम वेक्टर में बात करते हैं तो वहाँ वेक्टर बोलते हैं, यहाँ हम लाइन वर्ड यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो डायरेक्शन कोसाइन से बिफोर वी हैव टू नो व्हाट अबाउट द डायरेक्शन एंगल्स। ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये हमारा है वाई एक्सिस, दैट इज अवर जेड एक्सिस। और वेक्टर में हम ये बात एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एक्स एक्सिस से जो वेक्टर ओ ए हमारा है, वेक्टर ओ ए, ये वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। ये वेक्टर हमारा यहाँ पर अल्फा एंगल बना रहा है, ये अल्फा। वाई एक्सिस से हमारे ये बीटा एंगल बन रहा है और जेड एक्सिस से ये हमारा गामा एंगल बन रहा है। अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। जब इन एंगल पर हम यानी एक्स एक्सिस से हमारा एंगल बनता है अल्फा, और जब इस पर हम कॉस लेते हैं तब हमारा हो जाता है कॉस अल्फा। यही हमारे डिसीज कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस डिसीज कहलाते हैं। और वाई एक्सिस से जब हमारा बनता है बीटा एंगल और इस पर हम कॉस लेते हैं तो ये हो जाता है कॉस बीटा, और ये हमारा कॉस गामा है। गामा एंगल किससे बन रहा है? हमारा जेड एक्सिस से। जब गामा एंगल बनता है तब हमारा बनता है कॉस गामा। यही कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये तीनों हमारे डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। इन्हीं डायरेक्शन कोसाइंस को हम शॉर्ट फॉर्म में एल, एम और एन से, एल, एम, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इससे पहले हम ये भी बात प्रूफ कर चुके हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारा 1 होता है। ये बात भी हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। और अब हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज की। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है? जो एल, एम, एन यानी कि जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं किसी भी वेक्टर के, जब हम उनको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो हमारा डायरेक्शन रेशियोज में कन्वर्ट हो जाता है। डायरेक्शन रेशियोज रिप्रेजेंटेड बाय ए, बी एंड सी। और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कहते हैं लैम्डा एल बी इज इक्वल टू लैम्डा एन एल एम और सी इज इक्वल टू लैम्डा एन। यहाँ पर ए बी सी तीनों क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डी आर से ए बी सी। दूसरी बात हम ये भी कहते हैं कि ये प्रोपोर्शनल होते हैं। कौन कौन? डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। इट्स मीन ये भी होता है कि जो लैम्डा हमने लिया है ये तीनों जगह सेम होना चाहिए। अगर हम इनको डिफरेंट ले रहे हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, तो ऑल 3 आर नॉट सेम। जब ये सेम नहीं है, इस केस में हम कहेंगे कि ये डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इस केस में हम लैम्डा क्या है? हमारा कांस्टेंट है। लैम्डा को हम कुछ और भी बोल सकते हैं, कोई कांस्टेंट ले सकते हैं और फ्रैक्शन फॉर्म में भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। देन इसके बाद इसको हम क्या लिख दे कि L अपॉन A इज इक्वल टू K, L अपॉन A इज इक्वल टू K और L अपॉन B। अब क्या हो रहा है? ये हमारे रेशियोज हैं, ये भी हमने K ले लिया, कोई भी एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। और L अपॉन, सॉरी गलत लिख दिया हमने, L M अपॉन B इज इक्वल टू K, N अपॉन C इज इक्वल टू K। ये कांस्टेंट है। यहां से क्या होगा? L इज इक्वल टू AK
m इज इक्वल टू बी के और n इज इक्वल टू सी के। ये हमारे 3 कांस्टेंट आ जाते हैं। बट पहले से ही हम क्या जानते हैं, एल एम एन, ये हमारा रिलेशन कंफर्म है। ये वैल्यूज हम ऊपर अप्लाई कर देते हैं, यानी कि हमने क्या किया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के स्क्वायर। क्या किया हमने, ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर। तीनों में के स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1, ये लिख दिया 1। यहाँ से हमें क्या मिलता है, के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आएगा डिनोमिनेटर में। तब हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर का साइन लगाया और यहाँ पर हमने ये 1 राइट कर दिया, 1 राइट कर दिया। चलिए मैं इसको दोबारा लिख लेते हैं। ये क्या होगा, के स्क्वायर, यानी के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि के इज इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले ले, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी जो कांस्टेंट है वो हमारा प्लस और माइनस दोनों में कैसा भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मतलब L इज इक्वल टू क्या होगा, L इज इक्वल टू क्या होगा, L क्या है, A अपॉन के, L अपॉन के की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ अप्लाई कर देते हैं, और हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज को ही कंसीडर करते हैं, यानी कि के की वैल्यू अप्लाई करें, ये हो जाएगा A अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और m इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी सी हमारे थे डायरेक्शन रेशियोज, और एल एम एन ये तीनों हमें मिले क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। यहाँ से एक रिलेशन फाइंड आउट होता है, और हम ये भी कह देते हैं कि एल एम एन पाने के लिए ए बी सी अगर गिवन है, ए बी सी गिवन है, देन हम इस रिलेशन की हेल्प से डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्टली पा सकते हैं। इसके साथ 1 मोर पॉइंट, यहाँ एक बात और एक्सप्लेन कर दें, जिस तरह से हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस, तो इसका मीनिंग ये है कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कोसाइन कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन एक ही एग्जिस्ट करेगा, सिंगल एग्जिस्ट करेगा, बट डायरेक्शन रेशियोज हमारे चेंज हो सकते हैं, हमारे डायरेक्शन रेशियोज चेंज हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से हम एल एम एन को इस रिलेशन की हेल्प से डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन हैज बीन क्लियर्ड। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये वर्टेक्स है हमारा, सॉरी ओरिजिन है हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, और यहाँ पर हमने ये पॉइंट लिया P, यहाँ हमने लिया पॉइंट P, ये है पॉइंट P, x1, y1, z1, और ये हमने पॉइंट लिया Q, x2, y2 और z2। ये 2 पॉइंट हमें कंफर्म है। हमने क्या किया है, पहले हम डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो वेक्टर हमारा PQ पास हो रहा है, ये एक लाइन है, और लाइन एक्सटेंडेबल है, दोनों साइड में एक्सटेंड हो सकती है, बट दिस इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जब ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, देन वी आर नॉट श्योर फॉर दैट, किसके लिए श्योर नहीं है कि कितने एंगल बना रही है। उस केस में हमने क्या किया, हमने इसकी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, पैरेलल, और दैट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस से ये गामा एंगल जनरेट कर रही है, और वाई एक्सिस के साथ में ये हमारा बीटा एंगल जनरेट कर रही है,
और एक्स एक्सिस से ये हमारा अल्फा एंगल जनरेट कर रही है। इसका मतलब जो पी क्यू लाइन है वो भी एक्सिस लाइन से अल्फा बीटा गामा बना रही है। अब हमारा एम क्या है, हम एम समझते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा रिमॉड्यूल कर लेता हूँ क्योंकि एक्सेस इसके थोड़े से डिफरेंट है हमारे से। हमने यहाँ पर इस तरह से बनाया, इसको लेते हैं हम एक्स एक्सेस, ये है हमारा वाई एक्सेस, ये है हमारा जेड एक्सेस। ये हमारी कोई भी लाइन है, ये हमारा पॉइंट पी, ये हमारा पॉइंट क्यू। यहाँ से ये वाला जो प्लेन बन रहा है, ये प्लेन, ये वाला, ये पूरा प्लेन, यानी कि ऐसे मान लीजिए अगर हम रूम के एक कॉर्नर को अगर हम ओरिजिन कहें तो जो बेस बनेगा, जो बेस हमारा बन रहा है, ये एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा जिस पर आप बैठे हुए हैं, ये एक्स वाई प्लेन को। और पॉइंट हमारा यहाँ पर है, यहाँ से हमने ओरिजिन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हमारा वर्टेक्स ये हमारा क्या बन रहा है, लाइन वेक्टर है जो अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से हमने ये जेड एक्सिस है, तो यहाँ से हमने इस तरह से ड्रॉ किया, किस पर, प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है क्योंकि प्लेन पर जाएगा ये। यहाँ से हमने इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो इस ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू आर। अब आप देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन किसके, जेड एक्सिस के, क्या हो रहा है, जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो जितना एंगल यहाँ बन रहा है सेम एंगल बनेगा, यानी ये वेक्टर के साथ में कितना बना रहा है, 90 डिग्री, सॉरी गामा एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब ये एंगल भी गामा एंगल ही बनेगा। गामा क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। पैरेलल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे, तो ये एंगल हमारा गामा बनेगा, ये एंगल क्यू। अब ये होगा हमारा बेस, ये होगा बेस एंगल के साथ में बन रहा है, और ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये ट्रायंगल को इस तरह से ले लिया हमने, इस तरह से ट्रायंगल बनाया, एंगल P, ये होगा एंगल गामा हमारा, और ये पॉइंट है हमारा R, ये है Q, ये बन रहा है 90, ये होगा हमारा बेस, ये होगा हाइपो, और ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। अब हम इस पर क्या करते हैं, कॉस को चेक करते हैं। कॉस गामा इज इक्वल टू, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये क्या होगा हमारा कॉस गामा। अब हम क्यू आर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखिए जरा, यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस होगी, ये हमारी z डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये होगी z1 अकॉर्डिंग द पॉइंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, z पॉइंट है, और ये कंप्लीट ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूरी डिस्टेंस हमारी बनेगी हमारी z2। जब ये z2 डिस्टेंस बन रही है तो दोनों का डिफरेंस देखिए, z2 माइनस z1, यानी कि यहाँ क्या होगा, z2 माइनस z1 अपॉन pq, लेंथ हमारी pq हो जाएगी। इसी तरह से ऑन द सेम पैटर्न वी विल फाइंड आउट कॉस बीटा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन pq, एंड कॉस अल्फा ये हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन pq, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये हमें क्या मिल गए, तीनों के डायरेक्शन कोसाइंस मिल चुके हैं, यानी कि यही हमारा क्या कहलाएगा, L, ये कहलाएगा हमारा M, और ये होगा हमारा N। सिंपल, ये तीनों बातें समझ में आती हैं, तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस हमारे कंफर्म हो चुके हैं ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। इसी के साथ फॉर्मूला वी हैव स्टडीड इन क्लास 11। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास अल्फा L M N जो तीनों वैल्यूज आ रही हैं, L आ रही है x2 माइनस x1 अपॉन दिस वन, तो यानी कि L इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट में कंप्लीट वैल्यू, यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ये तो हुआ L। इसी तरह से M हमारा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट, सेम वैल्यू है यह, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर, और n हमारा हो जाएगा Z2 माइनस Z1 अपॉन अंडर रूट सेम वैल्यू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर। ये तीनों वैल्यू आती हैं। अगर हम प्रीवियस टाइम को रिप्रेजेंट करें जैसा हमने वेक्टर में डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि तीनों के डिनोमिनेटर हमारे सेम है, सेम प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट करते हैं, देन LMN की हेल्प से हम डायरेक्शन रेशियोज को भी फाइंड कर लेते हैं, यानी कि 2 पॉइंट से पास होने वाले वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज। तो इसके अकॉर्डिंग DRs B क्या बन जाएंगे, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1 एज जो इसका मैग्नीट्यूड है। ये वैल्यूज तीनों में सेम है तब हम इसको ये प्रोपोर्शनल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिस तरह से हमने समझाया था L इज इक्वल टू ए के। के हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, के रिमूव करेंगे तो हमारे पास ए बच जाएगा। सेम फॉर्मेट पर हमने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। यही हमारा क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे और ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इक्वेशंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर बी। ये कोई भी हमारा वेक्टर है, गिवन वेक्टर बी, ये है हमारा गिवन वेक्टर बी और किसी एक पॉइंट से पास हो रही है और बी के पैरेलल है। कोई भी एक गिवन पॉइंट से पास हो रही है, पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। तब हमने ये बताया कि वेक्टर बी हमारा पैरेलल, इसके पैरेलल निकालनी है। तो ये हमारा अगर वेक्टर बी है, यहाँ पर ये हमारा है वेक्टर बी, ये हमारा वेक्टर बी, ये हमारा वेक्टर बी है, इसके पैरेलल निकालते हैं। तब हमने कहा था एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि AP, वेक्टर AP ये हमारा क्या बनेगा, ये हो जाएगा लैम्डा बी। ये इसकी पैरेलल की कंडीशन को कंप्लीट कर रहा है, यानी AP हुआ हमारा लैम्डा बी। अच्छा पॉइंट A ब्रैकेट x1 y1 z1, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर A आर गिवन। इसके गिवन है तो इसका मतलब वेक्टर OA पोजीशन वेक्टर क्या बनेगी, x1 i y1 j प्लस z1 k, ये हमारा पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। अब हमको निकालना है रिक्वायर्ड वेक्टर किस तरह से, जो कि पॉइंट A से पास होता है और B के पैरेलल है। इस केस में हमने क्या देखा, यहाँ पर हमारा ट्रायंगल रूल बनता है। किस तरह से बन रहा है कि ये हमारा AP है, ये ओरिजिन से है, ये ओरिजिन है, ये हुआ वेक्टर A क्या है, यही हमारा वेक्टर A कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ये पॉइंट A, ये पॉइंट हमारा B और AP क्या है हमारा लैम्डा B, और ये हमने रिक्वायर्ड वेक्टर कोई भी आर कहा। तब हम क्या कहते हैं कि अगर हम वेक्टर AP को डिस्कस करते हैं तब हमने प्रीवियस के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, OP माइनस OA। AP हमने बोला AP है हमारा लैम्डा B, OP हमने कहा है R, और ये होगा हमारा माइनस वेक्टर A को ट्रांसफर कर दीजिए, यानी वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। ये हमारी होगी रिक्वायर्ड वेक्टर। किस तरह से है, जिसमें वेक्टर B के पैरेलल, यानी कि वेक्टर B हमारी जो पोजीशन होगी वो आएगी किस तरह से, B1i प्लस B2j प्लस B3k, आप ये बोल दें या फिर ABC बोल दें, AI प्लस BJ प्लस CK, ये होगा हमारा वेक्टर B। दोनों में से हम किसी पर भी, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या फॉर्मेट कंसीडर कर रहे हैं। और वेक्टर A, पॉइंट A गिवन है तो इसका पोजीशन वेक्टर हमारी होगी x1i y1j प्लस z1k, ये हमारी पोजीशन वेक्टर होगी। और R निकालने के लिए वेक्टर R हमारा क्या बनेगा, वेक्टर R होगा हमारा xi प्लस yj प्लस zk, ये हमारी वेक्टर फॉर्म होगी। यानी कि वेक्टर फॉर्म हमारी क्या बन गई सीधी, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B।
और अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करें, यानी कि वेक्टर की पोजीशन कोफिशिएंट्स के साथ में करें, तब ये बन जाएगा xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा ब्रैकेट b की वैल्यू लिखते हैं a b c में लिख देते हैं हम a1 ai प्लस bj प्लस ck। अब इसके कार्टेशियन की बात कर लेते हैं कि कार्टेशियन के लिए हमने क्या किया। कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या किया है कि कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। पहले हमने क्या किया, दोनों को मर्ज किया, यहाँ पर i का कोफिशिएंट और इधर i का कोफिशिएंट, यानी xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू, दोनों में से i लेते हैं कॉमन, i ब्रैकेट x1 प्लस लैम्डा a1 लैम्डा a1 नहीं लैम्डा a प्लस j ब्रैकेट, ये हो जाएगा हमारा y1 प्लस लैम्डा b प्लस k ब्रैकेट y के साथ यहाँ हो जाएगा z1 प्लस लैम्डा c। On comparing, this became x is equal to, comparing the coefficient of I, x is equal to x1 plus lambda a, y is equal to y1 plus lambda b और z is equal to z1 plus lambda c। c की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और लैम्डा इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। बट लैम्डा क्या है, लैम्डा एक कांस्टेंट है और एक कांस्टेंट है जो सब में सेम है तो सब इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये हमारी हो जाती है इसकी कार्टेशियन फॉर्म, जिसमें x1 y1 z1 ये वो पॉइंट्स है जो हमें गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ a, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a b c, दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर b, तो ये हमारी दोनों फॉर्म आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अगर हम दो लाइन के बिटवीन एंगल की बात करते हैं तब उस केस में हमने क्या किया, ये हमारा एक्स वाई जेड तीनों एक्स एक्सेस, ये हुआ वाई एक्सेस, ये हुआ हमारा जेड एक्सेस। बस तो बहुत सिंपल है कि कोई भी दो लाइन हमारी, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, हमारी दोनों लाइन है, इन दोनों के बीच में हमें एंगल निकालना है थीटा। तो एंगल दो बन जाते हैं, एक ये थीटा होगा और दूसरा हो जाएगा हमारा पाई माइनस थीटा। यानी कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो हमारे लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी एक्यूट एंगल में निकालना इजी होता है। हमारी एक लाइन है L1, एक लाइन है L2, यानी कि हमने L1 को अगर कहें, सॉरी L1 ये होगा R1 इज इक्वल टू, वेक्टर R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 और वेक्टर R इज इक्वल टू, यानी लाइन दूसरी A2 प्लस लैम्डा B2। तो दोनों में जब एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एंगल पाने के लिए हमने एक नॉर्मल सी बात कही थी आपसे कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर दें, दो वेक्टर्स का। तो यहाँ पर A1 और A2 जो दोनों वेक्टर्स की पोजीशन हमारी रिप्रेजेंट कर रही है वो हमारे फिक्स्ड पॉइंट, जिनसे कोई पॉइंट पास हो रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये हमारे दो पॉइंट अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों पॉइंट से पास होने पर लाइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज एक पॉइंट से इनफाइनाइट मैनी लाइन पास होती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जो वेक्टर हमारा जो पैरेलल वाले वेक्टर्स हैं सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेबल रहेगा। इस केस में हमने क्या कहा कि B1 क्रॉस B2 दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये किसके इक्वल होता है, B1 डिटरमिनेंट ऑफ वेक्टर B2 इनटू कॉस थीटा, और थीटा क्या होगा, दोनों के बिटवीन एंगल। यहाँ से हम लिख देते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर B1 वेक्टर B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1
वेक्टर b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। अब इसको आप ओपन करके राइट कर दें। b1 वेक्टर को क्या कहा हमने, a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b2 को कहा हमने b1i प्लस b2j प्लस b3k अपॉन, अब मैग्नीट्यूड लेंगे तो अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हो जाता है किन्हीं भी दो लाइंस के बिटवीन एंगल फाइंड आउट करने के लिए। आगे देखिए, स्क्यू लाइंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। स्क्यू लाइंस का मतलब होता है, स्क्यू लाइंस का मतलब होगा कि ऐसी दो लाइंस जो कोप्लेनर नहीं है, जो दो कोप्लेनर नहीं है और वो आपस में कहीं पर मीट नहीं कर रही हैं, मिल नहीं रही हैं। यानी कि एक तो आप प्लेन पर लगा दें और दूसरा आप क्रॉस में लगा दें। एक लाइन इस तरह से चलाई हमने, एक लाइन इस तरह से बना दी है। बोथ आर नॉट कोप्लेनर। एक कोप्लेनर का मतलब होता है एक प्लेन में एग्जिस्ट करना, दोनों एक प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करती हैं और वो आपस में नहीं मिलती हैं। अगर हम समझाने की कोशिश करें तो हमने क्या किया, पहले एक हमने ये क्यूबॉइड बना लिया जिससे हम आसानी से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर सकते हैं। ये इस तरह से हमने क्यूबॉइड बनाया है। यहाँ पर हमने ये एक्सेस लिख दिया, वाई एक्सेस, ये हमारा जेड एक्सेस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस। यानी कि एक तो हमने लाइन इस तरह से पास कर दी है, ये तो हमारी एक प्लेन हो गई, और दूसरी लाइन हमने यहाँ से इधर पास करा दी। लग तो रहा है कि ये दोनों मीट करेंगी, लेकिन ये आपस में मीट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि ये एक जा रही है अलग और एक जा रही है बीच में से होकर। ये अलग से जा रही है, ये इस तरह से निकल जाएगी बिना मीट किए, ये अलग निकल के जाएगी, दोनों आपस में मिल नहीं रही है। ये कहलाती हैं स्क्यू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, यानी कि जब हम दो लाइन ले रहे हैं, पहली लाइन है हमारी L1, ये हो गया वेक्टर R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। दूसरी लाइन होगी R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B1 ले लें या B2 ले लेते हैं, म्यू B2। तो दोनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, यानी कि जब वो दोनों पास होकर के जा रही हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि दोनों के बिटवीन बहुत छोटी डिस्टेंस आएगी। यानी कि इसके लिए हमने क्या किया, A2 माइनस A1 इंटू B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है। लेकिन जब दो लाइन B1 B2, ये तो सारे पॉइंट्स क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब दो लाइन अगर पैरेलल हैं, तब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दो लाइन पैरेलल हैं, दोनों के बिटवीन एंगल होगा 0। जब लाइन एंगल 0 है और B1 क्रॉस B2 अप्लाई करेंगे तो साइन 0 बिकम 0। इसका मतलब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उस केस में हम क्या करते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल हैं तब इनके कोएफिशिएंट में प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो उस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगी आपकी वेक्टर B मल्टीप्लाई A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाती है किस केस में, जब दो लाइन पैरेलल हैं।
पैरेलल है और पैरेलल को आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस सिर्फ इतना ही है कि हम चेक करते हैं क्या दोनों के कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए।